ठीक ठाक है ना? जी सर। अंधेरा 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 नहीं ना? सब क्लियर है। चलो जी, कल 5 तक तो कर दिए थे क्लियर। 5वां में पता है कुछ लिखा था अंत में। ग्रीक भाषा को कॉपी चेंज कर भाषा देना। में रूपांतरण अंग्रेजी गणित शास्त्र हाल में स्टीफन ने किया। ग्रीक भाषा से रूपांतरण कौन किया इन्होंने? अंग्रेजी भाषा में। हाँ, ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में, उसके बाद सब भाषा में हो गया अपने आप। ढेर लोग कर दिया था। अब आगे है, लिखा गया निकला। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को कितने तरह से? 4 तरह से व्यक्त किया या प्रस्तुत किए थे। पहला क्या था? अभिग्रहित, दूसरा में प्रमेय, तीसरा ऊपर में, चौथा निर्मेय या हिसाब। यानी पहले हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए ननू? अभिग्रहित या स्वयं सिद्धि, ये वाला पढ़ना चाहिए पहले। ज्यामिति पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? अभिग्रहित, अभिग्रहित के बाद प्रमेय, उपप्रमेय, निर्मेय, तब ये 3 को पढ़ने के बाद हिसाब है न। किनके अनुसार? यूक्लिड के अनुसार। यूक्लिड के अनुसार यदि आप अभिग्रहित पहले पढ़िएगा, प्रमेय, ऊपर, तब हिसाब बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन हम लोग के अनुसार पहले मैथड पढ़ लो, है ना, तब प्रमेय ऊपर में पढ़ो। कैसे करते हैं हम लोग? पहले हिसाब था ऊपर में। हाँ, पहले अभिग्रहित जान लेंगे। तो अभिग्रहित का दूसरा नाम क्या है बुआ? स्वयं सिद्धि, या इसी का एक नाम और है आपतन मान्यता। आपतन एक्सियम। वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है उसे साबित नहीं किया जा सकता, उसे हम अभिग्रहित करते हैं। जैसे कहेंगे तू लड़की है, साबित कर। लड़की कब साबित कर सकते हैं? लड़का है, साबित करो। कुछ ऐसा चीज है जो स्वयं सिद्ध हो रहता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता। हाँ, पेड़ है, हाँ, उसमें आम का पेड़ है, ये साबित किया जा सकता है ना। वही आम के पेड़ है, कोई कहेगा नहीं पीपल के पेड़ है। आम वाला पीपल वाला पेड़ में साबित किया जा सकता है, लेकिन पेड़ है, दोनों पेड़ है, उसको साबित कर सकते हैं नहीं। तो वैसा ज्यामितीय कथन जिसको साबित नहीं किया जाता है, अर्थात वह स्वयं सिद्ध होता है, उसे हम क्या कह देंगे ना? अभिग्रहित। अभिग्रहित समझ में आ गया होगा, स्वयं सिद्ध रहेगा। अभी बताएंगे आगे। और दूसरा है थ्योरम यानी प्रमेय। वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिग्रहित द्वारा साबित किया जाता है, या जिसे अभिग्रहित के द्वारा साबित किया जाता है। कथन प्रमेय में जो भी रहेगा, जितना भी प्रमेय साबित करने की बात आएगा, उसमें अभिग्रहित का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि अभिग्रहित से प्रमेय साबित होगा। अब प्रमेय के बाद है उपप्रमेय। वैसा ज्यामितीय कथन जो प्रमेय के द्वारा साबित किया, यानी अभिग्रहित स्वयं सिद्ध, प्रमेय जो अभिग्रहित साबित करेगा, अब प्रमेय उपप्रमेय को प्रमेय साबित कर देंगे। ये तीनों मिल करके मैथ बनाएंगे, है ना बुआ? वैसा ज्यामितीय कथन जैसे अभिग्रहित, प्रमेय और उपप्रमेय तीनों के द्वारा साबित किया जाता है, उसे निर्मेय या हिसाब चारों चीज समझना है। चारों के बाद पहला अभिग्रहित के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर प्रमेय, फिर उपप्रमेय, फिर निर्मेय। तो अभिग्रहित बहुत सनी है, 6-7 के संख्या में। अब पहला अभिग्रहित है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। सही बात है, इसको साबित नहीं कर सकते। आप देखिए, एगो बिंदु यहाँ पे लिए,
इसी से होकर के कई रेखा खींच सकते हैं, जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं। इसको साबित करने की जरूरत है? तो अभिग्रहित उसी को कहते हैं जिसे हम साबित नहीं कर सकते। साबित करेंगे इसको? क्यों? क्योंकि बिंदु पर बस एक बिंदु से जितना मर्जी उतना रेखा हम खींच सकते हैं। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, एगो यहाँ बिंदु ले लिए, इस पर कई रेखा खींचेंगे इससे गुजार के? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अनंत रेखाएं खींची, ये अभिग्रहित है पहला, इसको साबित नहीं कर सकते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं दूसरा में। नोट हो गया ये? देखो दूसरा में क्या बोले हुआ? दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु ऐसे मान लो, यहाँ आएगो, यहाँ मिला के कई रेखा खींची? दो नहीं खींचा सकता है। इसको साबित कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ये सब अभिग्रहित है। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ पर कितना बिंदु डाल दीजिए, ढेर सारे बिंदु डालेंगे। एक रेखा पर कितने बिंदु? ये क्या है? अभिग्रहित है, इसको साबित नहीं किया जाता है। चौथा में है प्लेफेयर का अभिग्रहित। इसमें क्या बोला गया? यदि एल कोई रेखा है, लीजिए वो रेखा लेते हैं पहले। एल कोई रेखा है, देखो मान लीजिए एल कोई एक क्या है ना, ये रेखा है। इसके तल में कहीं भी पी कोई बिंदु है, तल का मतलब यहाँ और यहाँ, नीचे या ऊपर, लेकिन इसी के तल में इसके अंदर रहेगा। जैसे रेखा इतना को हम लिए, तो इसके अंदर इधर, इसके अंदर इधर, कहीं भी रहे, नीचे रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है ना? तो लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं वो बिंदु पी, है ना? बोला यदि एल कोई रेखा है जिसके तल में पी कोई बिंदु है जो उस रेखा पर नहीं है, रेखा पर है नहीं, तो उस बिंदु से रेखा के समांतर, और यानी इस बिंदु से इस रेखा के समांतर केवल एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखो इस रेखा से समांतर, समांतर कैसे होता है? बीच की दूरी समान, ऐसे देखो यहाँ भी मान लिया दूरी कितना? 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी दूरी 2 सेंटीमीटर। आगे भी जाएंगे तो दूरी कितना? इसी को समांतर बोलते हैं। मतलब दूरी में अंतर नहीं, दो रेखाओं की में बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो केवल एक ही और एक जैसे मान लिया टेढ़ा खींचने से ऐसे ऐसे खींच देंगे तो इन्हें हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इन्हें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, नहीं हो जाएगा, तो समांतर नहीं कहलाएगा। समांतर होने के लिए जैसे ट्रेन के पटरी देखे हैं, वो ट्रेन के पटरी टेढ़ा भी जाता है ना, इससे ऐसे घूम भी गया तो अगला पटरिया भी साथे साथे ऐसे घूम जाता है, यानी समांतर है कि जाके मिल जाता है, लड़ जाता है एकरा में? नहीं लड़ता है, कहीं नहीं लड़ता है। तो ट्रेन के पटरी जैसे समांतर होता है तो बीच की दूरी बराबर होती है उसमें, जैसे इसमें बीच की दूरी बराबर होता है वैसा ही। तो ये दो क्या बोला? एल कोई रेखा है जिसके तल में पी कोई बिंदु है जो उस रेखा पर नहीं है, तो उस रेखा के समांतर पी से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे वो आप नोट में लिख सकते हैं कि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है, यानी बराबर होती है। नहीं, ऐसे लिख सकते, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समांतर
रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 5वां नंबर में है सरल रैखिक युग्म का अभिग्रहित। यदि किसी सरल रेखा पर, सरल रेखा न मतलब सीधा रेखा, सरल रेखा के मतलब सीधा, सीधा रेखा है ना, सीधा रेखा नहीं, सरल रेखा और कोई किरण आधारित हो, ऐसे मान लेते हैं। किरण, किरण किसे कहते हैं? जिसका एक तरफ अंत बिंदु और दूसरी तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा, ऐसा किरण कहते हैं। और सरल रेखा में दोनों तरफ अनंत दूरी तक बताएंगे, सब लिखवाएंगे। सब लिखवाए थे नहीं सब? लिखवाएंगे सब, अभी लिखवाएंगे। देखो ये सरल रेखा है, इस पर कोई किरण आधारित है, तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण जिसमें भुजा एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। देखिए ई वाला कोण, आई वाला कोण, दोनों कोण मिला के कै डिग्री? इसको साबित करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है ये? अभिग्रहित है। आसन्न कोण किसे कहते हैं? परिभाषा लिखा देते लीजिए। आसन्न कोण, आसन्न कोण परिभाषा लिखिए। जब दो कोणों में से, ऐसे है, जब दो कोणों में से, जब दो कोणों में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण। अरे हल्ला, अरे बुजुर्ग कसरत क्या करता रे लड़का रे? क्या लड़ा कुछ हो? नोट के साथ गाइडलाइन इसका कोई बात नहीं कि तुम मिटा के फिर उतारो अगला। बनेगा नहीं तो हो गए नोट तो गप टाल करते रहते कतर कुछ। आसन्न कोण कहते हैं, है ना? से आसन्न कोण कहते हैं। देखो नो, ये मान लेते हैं ए, बी एक सरल रेखा है। ए बी एक क्या है? ए बी सरल रेखा है। यहाँ सी मान लीजिए, यहाँ ओ मान दीजिए। ओ सी कोई किरण है जो सरल रेखा ए बी पर आधारित है ना? है कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ सी कोई किरण आधारित है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री।
आसन्न कोण किसे जब दो कोनों में से एक भुजा, देखो ई भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, ई कोण में भी भुजा, नौका कोण में भी भुजा, उभयनिष्ठ के मतलब दोनों में। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यह है ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओसी कोई किरण आधारित है तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से, है ना, तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से, समझे पहले, ए बी एक सरल रेखा, ए बी एक क्या रेखा ना वही लिखे, ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओसी कोई किरण आधारित है, तो सरल रैखिक के युग्म से जब आधारित रहेगा कोई किरण एगो रेखा पर, तो सरल रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या बोला कि ओ सरल रैखिक पर आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आणि कोण और ई कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बता इस कोण का नाम बोलो, चाहे अच्छा ई कोण जोड़िए, चाहे ई कोण जोड़िए, चाहे ई कोण जोड़िए, चाहे दोनों जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो इस कोण का नाम ए ओ सी, नौका कोण सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से एंगल, इसको कौन बोलते हैं नन्नू, ए ओ सी, आ जोड़ेंगे नौका कौन, एंगल बी ओ सी बराबर में, यही बोला, यही कौन बोली नन्नू, सरल रैखिक युग्म बोला है ना नन्नू। तो बता इसमें दो कौन है, पहला कौन है ए ओ सी, दूसरा का कौन बी ओ सी। अब आप बताइए ओ सी का आसन कौन, हाँ ए ओ सी का आसन कौन, अब बी ओ सी का आसन कौन, पसंद आया। देखिए ए ओ सी का आसन कौन, ई वाला इसका नाम बी ओ सी। अगर पूछ दिया उल्टा बी ओ सी का आसन कौन बोलिए, एंगल ए ओ सी, ये दोनों एक दूसरे का आसन कौन है, जैसे हमार दोस्त तू तो तोर दोस्त हम, है कि नहीं है, यानी आपका दोस्त जो रहता है, आपका दोस्त को आप, सिंपल सी बात, आप इसके दोस्त है, आपका दोस्त, तो इसका आसन कौन ई, इसका आसन कौन ई, दूसरा को हो जाएगा नहीं। तो ये दोनों कौन आसन कौन इसी का एक नाम संलग्न कौन, इसी का एक नाम बताए थे संलग्न कौन, याद होना चाहिए जी। अच्छा इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन है बताइए तो जरा, दोनों में है, यहाँ पे लिख देंगे ओ सी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, ओ सी उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, बात समझ आ गया होगा जी। एगो आओ इसने बताते हैं
सरल रेखी के मुकाबले यहाँ बी, यहाँ मान लेते हैं सी, यहाँ डी, ओ। अच्छा, तो इसमें कै कोण? 3 कोण बन रहा है। एगो ई वाला कोण है नुनू, एगो ई कोण, एगो ई कोण है। अच्छा, एंगल ए ओ डी का आसन कोण बोलिए तो? बी ओ सी बी ओ सी, ई वाला बी ओ ई, बी ओ सी। अच्छा एंगल, अच्छा मिटाइए नौका। देखिए नौका मिटाते हैं और उसको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा ना, एकदम आराम से समझना। इसमें ना एक कोण का 2 आसन कोण है। जब 2 कोणों में एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ, तो उसे क्या कह देंगे? आसन कोण। अब देखिए, पहले समझो तब लिखा लिखी करना। ए ओ डी, तो इसका आसन कोण बी ओ डी नहीं हो जाएगा। देखिए इसको मिटा दीजिए, मान लिया देखिए, तो इसका आसन कोण ही पूरा बड़का कोण होगा कि ना होगा? नहीं होगा जी। बी ओ डी का आसन कोण ए ओ डी, ये छोटका कोण। इसी का ए ओ डी का आसन कोण एगो, इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए तो डी ओ सी, ये दोनों में भुजा उभयनिष्ठ। बात समझ आया? ये दोनों कोण में ये भुजा उभयनिष्ठ, ये दोनों कोण आसन कोण कहला जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब फिर देखो इसका आसन कोण, ये छोटका के डी ओ सी का, तो इसका तो एनौको है, एनौको है कि नहीं है? इसका आसन कोण भी 2 रहेगा। एगो ये पूरा बड़का कोण ए ओ सी, एगो ये वाला डी ओ सी। बात समझ में आ रहा हो? सुनना है कि नहीं आया? तो इसमें अभी हम लोग पढ़े सरल रेखी के अभिग्रहित में कि जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग, ये तीनों आसन कोण बननो, इसका दोस्त ई, इसका दोस्त ई, तो तीनों दोस्त न हो जाएगा। नहीं समझ में लो? मेरा दोस्त आप, आपका दोस्त कोई और, तीनों जाएंगे तो तीनों दोस्त न कहलाएंगे। तो इस कोण का आसन कोण मान लिए ई, इसका आसन कोण ई, तो तीनों आसन ने कोण है। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसका आसन कोण ई, ऐसे नहीं, इसका आसन कोण ई होगा। क्यों नहीं? क्योंकि भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगा। नहीं होता नो, यहाँ पे लिख सकते हैं आसन कोण ऐसे, एंगल ए ओ डी जोड़ा एंगल, डी ओ सी जोड़ा एंगल, सी ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा। एगो सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई तीनों का योग देखो, इसका आसन कोणी, इसका आसन कोणी, तो ये जोड़ी आई जोड़ी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब 4 को बना देंगे ऐसे, ऐसे देखिए 1 2 ऐसे, तो ई कोण मिला के 180 डिग्री। क्योंकि एगो रेखा पर बने आसन कोणों का योग कितना डिग्री? एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180। इसका आसन कोण, इसका आसन कोण, इसका आसन कोण। बस समझ में आया कि नहीं? 5 को बना देंगे, बन जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा जी? चलिए अब वो क्वेश्चन इस पे देते हैं, क्वेश्चन नोट। देखो अब हाँ कितना जाएगा नो? देखो बाबा, हम क्या बोले कि आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पे लिख देंगे बनाने में, कैसे? हल हल में ए बी एक सरल दिया है
ए बी एक सरल रेखा है। इस पड़ोसी कोई किरण आधारित है ना? जिस पर ओसी कोई किरण आधारित है, और जैसा ही किरण आधारित है और सरल रेखा है तो सरल रेखी के गुण से है ना? यहाँ लिख देंगे सरल रैखिक युग्म से क्या पढ़े जी? एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180। जैसे ही इतना बोले ना तुरंत आ जाना चाहिए। ओ सरल रैखिक युग्म में पढ़े हैं कि एक ही सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? तो बताइए एंगल ए ओ सी जोड़ा एंगल बी ओ सी 180 डिग्री पढ़े हम लोग। ए ओ सी जोड़ बी ओ सी दोनों के जोड़ के 180 डिग्री पढ़े ना भी। तो ए ओ सी का मान बोलिए प्लस बी ओ सी का मान बोलिए बराबर में 2x है x बराबर में x बराबर 180 बटा में गुना तो भाग 60 x बराबर 60 डिग्री आंसर। x से तो मान निकालना था हमको है ना बुआ? x का मान निकालना था 60 डिग्री। अब बोल देता एंगल AOC का मान निकालिए तो ये 60 डिग्री। अब बोलता एंगल BOC का मान निकाले तो 120 डिग्री क्योंकि 2x है ना? 2x है यहाँ पे x का मान ज्ञात करें बोले। अच्छा नहीं तो है x नहीं बोलो ऐसे, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करें ऐसे। तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो लिया एक्स कौन है ना? एंगल AOC बराबर 100 डिग्री है मतलब 60 डिग्री है ना? एंगल BOC बराबर 2x है यानी 2 गुना बीच में गुना छुपा हुआ रहता है बराबर 120 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? और से बनाइए चाहे से बनाइए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी का उल्टा आएगा। इसका उल्टा क्या आएगा? ऐसे यानी सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित का विलोम। अगला अभिग्रहित आएगा विलोम मतलब उल्टा। भी हम लोग क्या पढ़े कि सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब ऐसे रहेगा कि जब दो कोणों का योग दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो यह रेखा सरल रेखा होती है। उल्टा जब इस सरल रेखा है तो दोनों के जोड़ के 180 और जब ये दोनों के जोड़ के 180 आ जाएगा तो इस सरल रेखा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका अगला पढ़ेंगे सरल रैखिक युग्म के विलोम। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित का विलोम। विलोम के मतलब उल्टा। विलोम के मतलब अभी पढ़े हम क्या कि एगो सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो उलट जाएगा। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो रेखा सरल होगी। सरल मतलब सीधा रेखा होगी। बात समझ में आ रहा होगा? रहने देते हैं अगले दिन।